नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। 2017-18 के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में था जब इसने $20,000 तक के लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट में छुए थे। और प्रेजेंटली अब फिर से बिटकॉइन कहीं ना कहीं लाइमलाइट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11-12 हजार डॉलर के आसपास अगर आप देखेंगे तो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित है, और ये क्या होता है, क्या गवर्नमेंट इसे अलाउ करती है, नहीं करती है, बैन करती है। और बहुत सारे सवाल जो है लोगों के मन में होते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज सारे सवालों के जवाब मैं आपको बिटकॉइन से रिलेटेड देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा आप वीडियो पूरी देखें और आपके सवालों के सारे जवाब आपको अपने इस वीडियो में मिलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर करेंसी का जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है। पहले के समय में आप देखे होंगे कि जो भी सामान का आदान प्रदान होता था वो सामान के बदले सामान होता था। और उसके बाद धीरे 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 करके जब करेंसी आती गई तो फिर सोने के सिक्के बनते गए, चांदी के सिक्के बनते गए। उससे कोई भी सामान आप खरीद बेच सकते थे। लेकिन उसके बाद भी उसमें भी कई फेलियर सिस्टम थे। तो बाद में चल के जो आगे की सरकारें आती गई बड़ी बड़ी, उसके बाद उन्होंने ये चीज तय की कि कोई एक नोट के रूप में कोई करेंसी बनाई जाए जिसका यूज लोग सामान को खरीदने या बेचने के लिए कर सके। और उसके बदले उतने ही कीमत का जो सोना है वो सरकार उसके पीछे रखती थी। और सरकार लोगों को ये पूरा भरोसा देती है कि आप जो भी सामान इस नोट के बदले खरीदेंगे तो उसकी वो पूरी वैल्यू सरकार के पास सोने के रूप में सुरक्षित है। तो जिस तरीके से आप 100 का नोट आप कोई आज खर्च करते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं और आरबीआई ये कहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो दोस्तों, उस कारण से आप जब कभी भी कोई चीज खरीदते हैं, आप 100 रुपए किसी चीज को देते हैं तो आप उससे 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो भी पूरा तरीके से काम करता है, वो भी एक करेंसी के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो आपकी नॉर्मल करेंसी होती है वो आपकी जो है उसकी वैल्यू लगातार कम होती है, जैसे जैसे समय निकलते जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन ये बिटकॉइन ऐसा है जो एक लिमिटेड संख्या में है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे करके कम शायद ना हो और लगातार इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि जो करेंसी होती है नॉर्मली वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी डिवैल्यू होती जाती है, और जैसे जैसे करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी सरकार और नई करेंसी आगे चल के छापती जाती है। और अब बात करते हैं नॉर्मल करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, नॉर्मल करेंसी का अगर हम मतलब समझे तो जिस तरीके से आप डॉलर का यूज करते हैं चाहे रुपीस का यूज करते हैं तो आपके हाथ में वो फिजिकल रूप में भी होती है, और साथ ही साथ आप उसको बैंकों के थ्रू डिजिटल लेन देन के यूज में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पेटीएम या गूगल पे का यूज करते हैं तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन कोई फिजिकल स्वरूप में आपके सामने अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो बिटकॉइन नाम है तो एक प्रकार से वो कोई कॉइन सिक्के के रूप में आपके सामने अवेलेबल नहीं होगी। वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती है, यानी कि वो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है। यानी कि पूरा को पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, डिजिटल है, उसको आप कोई देख नहीं सकते, हाथ में पकड़ नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट होगा कि वो आपके नॉर्मल रुपीस की तरह नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जो बिटकॉइन है उसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि हर एक देश की अपनी अपनी एक पर्सनल करेंसी होती है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, इंडिया का रुपीज है, और भी अदर देश हैं जिसके अपने अपने हिसाब से करेंसी होती है। तो वो सारे देश की जो करेंसी होती है वो उस देश की जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेट करती है। यानी कि वो गवर्नमेंट चाहे तो वो करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर सकती है, उसकी वैल्यू बढ़ा सकती है। साथ ही साथ वो जितने चाहे अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। इन्फ्लेशन के हिसाब से वो देश की करेंसी को मैनेज करते हैं और उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस देश के हिसाब से चलती है। सरकार चाहे तो आप जो भी ट्रांजेक्शन उस करेंसी में कर रहे हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर सकती है। यानी कि वो पैसे आपके जब बैंक अकाउंट में रहेंगे तो बैंक सरकार चाहेगी तो उसकी पूरी डिटेल्स वो निकाल सकती है। यानी कि आपने किसी अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन किए, आपने भेजे, आपने मंगवाए, तो वो सारी डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जा सकती है। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन को बनाने का ये सबसे मेन मोटो था वो था
सिक्योरिटी और खासकर जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उससे दूरी होना, यानी कि यहाँ आप बिटकॉइन अगर आप किसी को भेजते हैं तो सरकार यहाँ पे ये चीज नहीं जान सकती कि आपने किसको बिटकॉइन भेजे हैं या किससे लिए, यानी कि इसके पीछे कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता, यानी कि इसके पीछे आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये पैसा किसका है या किसके पास गया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यहाँ पे जैसे आप बैंक के थ्रू कोई पैसे अपने ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक के थ्रू वो पैसे किसी और अकाउंट में जाते हैं, तो ये सारी डिटेल बैंकों की स्टेटमेंट में आपको पता चल जाती है। लेकिन जब आप बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कोई बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी ये ट्रांजेक्शन नहीं करती, वो करती है पूरे दुनिया भर में जो फैले कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स का जाल होता है जो कि इस कंप्यूटर में बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं और उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो जब आप बिटकॉइन का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं कि आप किसी को कितना भी पैसा भेजना चाहते हैं बिटकॉइन के रूप में, तो आप जैसे ही उसका एड्रेस डालेंगे और उसमें अमाउंट डालेंगे, उसके बाद जैसे ही ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे तो वो जो डेटा है वो सेंट्रल पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स के सिस्टम में चला जाएगा और उसके बाद वो सिस्टम उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके आपके ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करेंगे। तो इसमें किसी एक आदमी या किसी एक संस्था का हाथ नहीं होता। तो दोस्तों ये एक प्रकार से पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है इसका इस करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं, यानी कि वो इस करेंसी को बंद नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि वो इस करेंसी को अपने देश में बैन कर सकती है, यानी कि आपको इस करेंसी में उस देश की करेंसी से बिटकॉइन खरीदने में बैन लगा सकती है, लेकिन वो इस तरीके से रोक नहीं सकते कि आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते। ये नहीं, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से पहले आपकी कोई केवाईसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी पूरी केवाईसी, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी जानकारी जो होती है सरकार और बैंकों के पास होती है। लेकिन बिटकॉइन वॉलेट बनाने के लिए या बिटकॉइन रखने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और आप जितने चाहे बिटकॉइन रख सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं या आपने बिटकॉइन कहीं से अर्न किए हैं तो। अब दोस्तों अगला सवाल उठता है कि आखिर बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है और नॉर्मल करेंसी के मुकाबले इसकी कीमत लगातार क्यों बढ़ती जा रही है और लोगों का रुझान बिटकॉइन की तरफ क्यों जाता जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि बिटकॉइन बनाने का जो मोटो था वो ये था कि आपके पास कोई एक ऐसी करेंसी रहे जिसका यूज पूरी दुनिया में किया जा सके बिना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का यूज किए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे जब बिटकॉइन को बनाया गया तो इसके बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सतोशी नाकामोटो। अब ये व्यक्ति कौन है इसका आज तक ढंग से पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस व्यक्ति ने बिटकॉइन का जन्म इसीलिए किया था कि पूरे दुनिया के लोग इसको आसानी से कहीं पे भी यूज कर सके और कोई भी सामान वामान खरीदने के लिए इस करेंसी का यूज किया जा सके। अब उन्होंने जब ये करेंसी बनाई थी तो इन्होंने इसकी संख्या को लिमिटेड कर दिया था, यानी कि 21 मिलियन कॉइन ही मैक्सिमम इस दुनिया में आ सकते हैं, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही इस दुनिया में मैक्सिमम प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और जिसमें से अभी तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख कॉइन से ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि सिर्फ 25-30 लाख कॉइन ही ऐसे हैं जो आने बचे हैं। और ये जो संख्या है दोस्तों वो आएगी सन 2140, यानी कि अभी भी यहाँ से 120 साल लगेंगे जब वो पूरे के पूरे जो कॉइन है मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों लगभग जो मैक्सिमम सप्लाई है ऑलमोस्ट 80-90% की वो मार्केट में आ चुकी है और अब सिर्फ 20-30%, 10-15% की जो सप्लाई है वो मार्केट में आनी बची है। इसीलिए अब जो इसकी सप्लाई है लगातार कम होती जा रही है, तो लोगों में इसको खरीदने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उस करेंसी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग अब यहाँ पे जब ये करेंसी शुरू में आई थी तो इसके जो प्राइस थे ऑलमोस्ट कुछ सेंट में थे, 0.8-0.10 सेंट के आसपास, यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से हम बात करें तो 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से यहाँ पे वो कॉइन उस टाइम पे मिलते थे। और आज इसकी कीमत अगर इंडियन मार्केट में बात करें तो 9 से 10 लाख रुपए और इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो तकरीबन 11 से 12 हजार डॉलर के आसपास मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें कि आखिर ये जो बिटकॉइंस है वो आते कहाँ से हैं, तो दोस्तों ये बिटकॉइन जो आते हैं वो माइनिंग के थ्रू आते हैं। तो माइनिंग क्या होती है दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं सोना, चांदी या डायमंड्स, ये जिस तरीके के बड़े बड़े मेटल्स और ये प्रेशियस चीजें होती है, इन सारी चीजें खदानों में मिलती है और माइनिंग की जाती है और जब इनकी माइनिंग होती है तो उसके पीछे खर्चा आता है और उन सारी चीजों के बाद आपको थोड़ा सा छोटा सा सोने का टुकड़ा जो है वो आपको मिलता है, डायमंड्स के मिलते हैं। उसके बाद उनकी कटाई छटाई और वो सारी चीजें करने के बाद आपको एक
डायमंड या जो है गोल्ड मिलता है। तो ये इतनी आसानी से न मिलने के कारण ही इनकी जो कीमत है मार्केट में इतनी ज्यादा होती है। तो ठीक उसी तरीके से जो बिटकॉइन की संख्या है वो लिमिटेड है और मैक्सिमम सप्लाई जो है मार्केट में आ चुकी है, लोगों के पास अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अब बहुत ही कम संख्या में आने वाली चीजें जो है, तो इसके कारण इसके लगातार जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जो इसकी माइनिंग प्रोसेस होती है वो नॉर्मली डिजिटल तरीके से की जाती है। यानी कि माइनिंग का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि जो बहुत से बड़े बड़े लोग होंगे या जो बहुत से लोग होते हैं वो कंप्यूटर के बड़े बड़े सेटअप और जिस तरीके की बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ इंस्टॉल करते हैं, कई जगह दुनिया में बहुत जगह इसके सिस्टम लगे होते हैं, जो कि जैसे कि आप बिटकॉइन के थ्रू जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो उन कंप्यूटर्स के थ्रू वेरीफाई किए जाते हैं। तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, जो भी उसके डेटा होते हैं वो सारे के सारे उस कंप्यूटर के थ्रू वेरीफाई होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिजली खपत होती है, बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है और बहुत ही हाई पावर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि आप एक लैपटॉप या छोटे से कंप्यूटर के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको टुकड़े के मात्रा में भी बिटकॉइन नहीं मिलेंगे और आपका जो खर्चा होगा उस माइनिंग से ज्यादा होगा। तो आपको बिटकॉइन माइन करना महंगा पड़ेगा। और जिस तरीके से बिटकॉइन की अब डिमांड लगातार बढ़ रही है तो दुनिया भर में जो बिटकॉइन को माइन करने के लिए कंप्यूटर्स लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जिस तरीके से डेटा ये कहता है कि दिन में लगभग 2 से 3 गीगावाट तक की जो बिजली है वो ये माइनिंग में खर्च हो जाती है। यानी कि दुनिया भर में बहुत से लोग बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करके इस चीज को माइन करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों बिटकॉइन में इतनी ज्यादा ताकत क्यों लग रही माइनिंग करने में? क्योंकि जब दोस्तों इसको बनाया गया था तो उसके पीछे एक रीजन था। पहले ये जो भी बिटकॉइन है वो ब्लॉक की संख्या में निकलते, नहीं कि एक एक ब्लॉक में निकलते। तो सबसे पहले जब ये बिटकॉइन बने थे तो 4-4 साल के इसके ब्लॉक साइज को डिफाइन किया गया था कि 4-4 साल जो अप्रोक्सीमेट नंबर है उसमें ये बिटकॉइन निकलते जाएंगे। तो पहले ब्लॉक में हर 10 मिनट में एक ब्लॉक निकलता है जिसमें 50 बिटकॉइन निकलते थे और उसके बाद हर 4 साल बाद ये जो संख्या होगी ब्लॉक से निकलने की वो आधी होती जाएगी। यानी कि पहले अगर 50 निकलते थे तो अब 25 निकलेंगे, उसके बाद 12.5, फिर 6.25, फिर 3.25, इस तरीके से। तो दोस्तों अब 2020 के नंबर के बाद अब ये जो हर एक ब्लॉक में बिटकॉइन निकलने की संख्या हो गई है वो सिर्फ 3-3.25 के आसपास के कुछ कॉइन्स ही सिर्फ निकल रहे, जो कि पहले 6 और 12 के एवरेज से निकलते थे। यानी कि लगातार जो इसकी सप्लाई है वो गिरती जा रही है और जो माइनर्स की संख्या है बहुत ज्यादा हो रही है। अब आपको इस एग्जांपल समझाता हूं कि पहले एक ब्लॉक में जब बिटकॉइन शुरू में आया था तो एक ब्लॉक में 50 बिटकॉइन निकलते थे और माइनर्स की संख्या अगर 50 ही हो तो सभी को एक एक बिटकॉइन एवरेज मिल जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर बिटकॉइन को माइनिंग करने वालों की संख्या 50 से बढ़कर 1000 हो गई है और जो बिटकॉइन के ब्लॉक में 50 की जगह सिर्फ 3 बिटकॉइन निकल रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो 3 बिटकॉइन जो है वो 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हर एक हिस्से में कितने कितने आएंगे। अब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 700 करोड़ से ज्यादा है और पूरे दुनिया में मात्र 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आएंगे, तो कैसे पूरी आपूर्ति होगी इस सारी चीजों की? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बैकअप रखा गया है कि एक बिटकॉइन जो है वो 10 करोड़ हिस्सों में बांटा जा सकता है और जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं उसको हम सतोशी कहते हैं। और सतोशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो जनरेशन थे, जो उसके जनरेटर थे, उसका नाम सतोशी नाकामोटो था, तो उसी के लिए उसको वहां सतोशी कहा जाता है कि उसका 1 सतोशी 2 सतोशी। तो उस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके रुपया होता है 100 रुपए, तो उसको अगर हम पैसे में डिवाइड करते हैं तो उसका सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उसको पैसा कहा जाता है। डॉलर में सबसे छोटी जो उसकी वैल्यू होती है उसको सेंट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन में उसे सतोशी में कहा जाता है। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करना ही होगा, आप चाहे तो एक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर बिटकॉइन की टोटल वैल्यू $12,000 है, आपको किसी को सिर्फ $100 भेज दें तो आप $100 के सिर्फ बिटकॉइन जो है वो किसी को ट्रांजैक्शन के थ्रू भेज सकते हैं। तो आप वहां पे छोटा सा बिटकॉइन जो डेसिमल के नंबर में भी आएगा तो आप वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये इस चीज की सबसे बड़ी खूबसूरती, यानी कि आपको पूरे के पूरे एक बिटकॉइन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको छोटे से ट्रांजैक्शन में भी आप वहां डेसिमल के पॉइंट पे भी आप उस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें सबसे बड़े डाउट के बारे में बिटकॉइन से रिलेटेड, तो पूरी दुनिया में इस बात पे बहस है कि आखिर जो बिटकॉइन है उसके पीछे क्या है। जिस तरीके से आप कोई करेंसी यूज करते हैं अपने देश की,
तो उसके पीछे सरकार उतने कीमत का सोना रखती है जिसके कारण आप वो वैल्यू ट्रांजेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लोगों के मन में डाउट ये होता है और लगभग पूरी दुनिया भर की सरकारें और लोगों के बीच ये मतभेद है कि बिटकॉइन के पीछे ऐसा क्या है जिसके कारण इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों मैं अपने हिसाब से अगर समझने की कोशिश करूं या समझाने की कोशिश करूं कि इसके पीछे क्या है, तो दोस्तों देखिए, बिटकॉइन भी जो है वो फ्री में तो जनरेट हो नहीं रहा है। बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए भी दुनिया भर में बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो लगाए गए हैं और वो लगातार बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया, एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 2 से 3 गीगावाट की जो बिजली है वो कंज्यूम होती है। अब 2 से 3 गीगावाट की जो बिजली अगर वो डेली की कंज्यूम हो रही है पूरी दुनिया में, तो आप समझ सकते हो वो बिजली फ्री की तो है नहीं। मतलब वो बिजली बन रही है, बिजली बन रही है तो उसकी कीमत होगी कोई, और उसके पीछे साथ ही साथ जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स और इतने हाईटेक कंप्यूटर्स और जो बड़े बड़े सेटअप बनाए हैं वो भी फ्री में बने नहीं होंगे। तो उन्होंने उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके पीछे किया और उसके बाद जाके वो उस सिस्टम और उस चीजों के थ्रू जो है बिटकॉइन को माइन करते हैं। तो दोस्तों उसके कारण उसकी जो माइनिंग है उसकी कीमत वहां पे उतनी आती है। अब दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल से इस तरीके से समझिए, आपको मैं गोल्ड का एग्जांपल समझाता हूं। आज मान लेते हैं गोल्ड की कीमत 55,000 रुपए चल रही है। तो दोस्तों अगर उस सोने को खदान से निकालने की कीमत 50,000 रुपए है, यानी कि रेयरली मिलता है वो सोना, ऐसा तो है नहीं कि आप खदान खोदेंगे और 2 फुट 3 फुट के अंदर में आपको सोना मिलना चालू हो जाए, वो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। बहुत मेहनत के बाद जब आपको सोना मिलता है और उसको खोदने के लिए जो लेबर कॉस्ट है और सारी चीजें हैं, वो अगर आपको 50,000 रुपए पड़ रही है और आप सोना 55,000 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि वो सोना 40,000 रुपए का कर दिया जाए और उसकी जो माइनिंग कॉस्ट है वो 50,000 रुपए ही रहेगी, तो दोस्तों सारी दुनिया भर की जो खदानें हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि खदान वालों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, पूरी किसी को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो क्यों माइनिंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम वही चीज है। बिटकॉइन को माइन करने के पीछे जो व्यक्ति जितना पैसा खर्च करे, यानी कि कोई उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए का कोई कंप्यूटर का सेटअप बनाया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिन की अगर 500 रुपए की है, तो वो जब तक उस पैसे को नहीं निकालेगा बिटकॉइन की वैल्यू के थ्रू में, तब तक उसको प्रॉफिट होगा नहीं। अगर वो खाली फ्री में तो बैठ के बिटकॉइन निकालने बैठेगा नहीं कि वो अपना से पैसा खर्चा करे, उसको मिले भी कुछ नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये सब कुछ जो है वो पर्सनल लेवल पे है, ये सरकारों के लेवल पे नहीं होता कि सरकार वो सिस्टम लगा के दे या सरकार उसके पीछे गोल्ड रखे। तो दोस्तों ये सारी चीज जरूरी है। और सबसे मेन चीज यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी है बिटकॉइन के और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बिटकॉइन के, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर बिटकॉइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आप अपने पैसे जिस रूप में चाहे वो रख सकते हैं, यानी कि आप उसे पैसे के रूप में रखना चाहे, बिटकॉइन के रूप में रखना चाहे, तो यहाँ पे आपके पास वो आजादी होती है कि आप उस पैसे को किस रूप में रखना चाहते हैं। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि दुनिया में आपको ये ट्रांजेक्शन करना है, अगर आप पैसे किसी को दुनिया के किसी भी कोने में भेजना चाहते हैं तो बिटकॉइन के जरिए आप आसानी से भेज सकते हैं, वो भी बहुत ही कम फीस के साथ। यानी कि अगर आप किसी दुनिया में किसी व्यक्ति को बैंक के थ्रू भेजेंगे तो आपको वहाँ बैंक में केवाईसी करनी है, अपनी आईडी देनी है, या ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप जाके वहाँ पे पैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के थ्रू ऐसी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। खाली आपको उस व्यक्ति का एक एड्रेस चाहिए होगा जिसपे आप उस पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे बिटकॉइन की। आपके पास वो 32 डिजिट का जो एड्रेस होगा, आप खाली 32 डिजिट का एड्रेस अपने वॉलेट में डालेंगे, बिटकॉइन की जो वैल्यू है, जितने भी पैसे के बिटकॉइन आपको भेजने, वो सारी चीजें आप वहां डालेंगे और उसके बाद आप जैसे ही ट्रांजेक्शन वेरीफाई करेंगे तो बहुत ही कम समय में जो है आपके बिटकॉइन दुनिया के दूसरे कोने में उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे और बहुत ही आसानी से वो ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इसका ये है कि ये बहुत ही फास्ट, सिक्योर और नॉन ट्रेसेबल सिस्टम है, यानी कि जब कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ही फास्ट और सिक्योर तरीके से ट्रांजेक्शन होता है और खासकर इन जो ट्रांजेक्शन है उसको जल्दी ट्रेस नहीं किया सकता। यानी कि जैसे कि आप बैंकों के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके अकाउंट में कोई पैसे आए या गए, तो सरकार जब चाहे उसका जो रिपोर्ट है या रिकॉर्ड है वो निकलवा सकती है बैंक के थ्रू और आपके ट्रांजेक्शन का पता चल सकता है। लेकिन बिटकॉइन के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी संस्था या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आपकी जानकारी नहीं पा सकता और उस ट्रांजेक्शन को ट्रेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से, क्योंकि जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो ट्रांजेक्शन के जो डेटा है वो दुनिया भर के बहुत से कंप्यूटर्स में जाते हैं और उनके थ्रू वो ट्रांजेक्शन जो है वेरीफाई होता है, यानी कि आपके किस तरीके से डेटा किसको कितने वक्त पे कैसे भेजे गए, ये सारी चीज को ट्रेस करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो दोस्तों बहुत से इसके जो है एडवांटेज है, साथ साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के नाम पे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है वो रिस्की भी होती है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा खासा कभी कभी मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आपके एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उसी लेवल का होता है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें इसकी, तो डिसएडवांटेज सबसे पहले ये है कि बिटकॉइन नॉन ट्रेसेबल है ज्यादातर, और साथ ही साथ इसके लिए कोई केवाईसी और आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये समझ नहीं आता कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस व्यक्ति ने किया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो इलीगल चीजों को खरीदने के लिए बिटकॉइन का यूज करता है तो वो चीज सरकार जो है उस चीज को ट्रेस नहीं कर सकती, यानी कि आप ब्लैक मनी बोल सकते हैं, चाहे तो आप बोल सकते हैं कि कोई ड्रग्स है या इलीगल वेपन्स है, इन सारी चीजों को लोग बिटकॉइन के थ्रू अगर खरीद रहे हैं तो सरकार इन चीजों का पता नहीं लगा सकती। नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ये चीज थोड़ी खतरनाक हो सकती है, इसलिए पूरी दुनिया भर में ये मतभेद है कि बिटकॉइन को लीगल माना जाए या इलीगल। इसीलिए समय समय पे पूरे दुनिया भर की सरकारें जो है बिटकॉइन के ऊपर किसी न किसी प्रकार के रेगुलेशन लाने की कोशिश में लगी रहती है, ताकि इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा तरीके से रोका जाए, ताकि देश को इससे कोई नुकसान न होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट होने का भी खतरा बना होता है। हालांकि लगातार अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिया है, लेकिन जब 2018 के बाद इसमें क्रैश आया था तो बहुत से लोगों की जो जिंदगी भर की कमाई थी वो यहाँ से उड़ती हुई दिखाई दी। तो अब ये समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी बहुत ही ज्यादा हाई वोलेटाइल है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो होते हैं बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होने का भी जो डर है वो बहुत ज्यादा होता है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि यानी कि आप अगर किसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी को कोई पैसे भेज रहे हैं और अगर आपने उसमें किसी प्रकार की कोई गलती कर दिया, गलत एड्रेस डाल के वो ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो पैसा सामने वाले तक पहुंचेगा नहीं और आपको वो पैसा रिफंड भी नहीं मिलेगा, ना ही आप उस चीज की कोई कंप्लेन कर पाएंगे, ना ही उस चीज का कोई रिफंड आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपके वहां पे उस कंडीशन में पूरे के पूरे पैसे जो है वो बर्बाद हो सकते हैं और सामने वाले को भी वो पैसे वहां पहुंचेंगे, क्योंकि आपने उस एड्रेस पे सही वैल्यू को भेजा नहीं या वहां पे आपने कोई गलती कर दी, तो ये चीज में आपका पैसा डूबने का चांसेस है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलता है। जब कभी भी पूरी दुनिया में बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स और डिजिटल जो है सेटअप की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है बिजली कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने के कारण दुनिया में लगभग 2-3-4 गीगावाट की बिजली डेली कंज्यूम हो रही है बिटकॉइन माइनिंग के कारण, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग और पूरी दुनिया में जो है इन्वायरमेंट के लिए भी ये एक नेगेटिव चीज है, जिसके कारण खतरा जो है दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि आप जान सके आखिर बिटकॉइन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और लगभग सारे वो सवाल जो कि आप जानना चाहते हैं उसके जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।